So welcome guys on my channel. So this is part second of theme 2 chapter 5. Okay. So basically अगर आपने अब तक चैप्टर 5 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए तब यहाँ आइए, पर मैं होप करती हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो अल-बिरूनी ने कैसे कास्ट सिस्टम को देखा, तो अल-बिरूनी ने जो है बताया कि यूरोप में भी मीन्स अल-बिरूनी ने कंपेयर किया। अल-बिरूनी मैंने आपको बताया था ना, अल-बिरूनी कंपेयर करता था उन चीज़ों के साथ जो भी उसे फैमिलियर थी, इंडिया की सिचुएशन को उन जगहों से कंपेयर करता था जो जिसके भी साथ वो फैमिलियर था। तो ऐसे ही जो अल-बिरूनी है उसने पर्शिया जो है उसकी कैटेगरी, सोशल कैटेगरीज को इंडिया की कास्ट सिस्टम से कंपेयर किया। अब बेसिकली पर्शिया में 4 तरह की सोशल कैटेगरीज थी जिनसे जो है अल-बिरूनी ने इंडिया की कास्ट को कंपेयर किया, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोशल डिवीजन सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी बल्कि और भी कंट्रीज में भी थी, ठीक है। अब बेसिकली जितने भी कास्ट सिस्टम जो भी ब्राह्मण ने कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रखा था वो पूरी तरह से अल-बिरूनी उससे सहमत नहीं था। तो ऐसे हमें कैसे पता चलता है कि अल-बिरूनी ने ये जो पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट था ना, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, जो कास्ट सिस्टम वाला चैप्टर था, उस पॉल्यूशन वाले कंसेप्ट को उसने जो है वो गलत माना, उसने नेचर के अगेंस्ट माना, क्योंकि उससे लगता है कि जो भी नेचर में चीज आती है, जो भी चीज आती है धरती पे वो हमेशा इम्प्योर ही होती है, लेकिन धरती पे आने के बाद वो चीज खुद जो है प्योर हो जाती है, ठीक है। तो उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे इस चीज के। तो उसके अकॉर्डिंग कि जो पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है ये नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है। अल-बिरूनी ने कास्ट सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया था अपना, ठीक है। और उसने कास्ट सिस्टम कहाँ से पढ़ी थी, सारी जितनी भी संस्कृत टेक्स्ट थी और जो भी उसने कुछ देखा उन सब से ही जो है उसने ये सारा जो है कंक्लूजन निकाला, ठीक है। और उसने जो है बेसिकली पर लेकिन हमें ये पता चलता है पिछले जो हमने टेक्स्ट देखे हैं कि कास्ट सिस्टम इतना भी ज्यादा रिजिड नहीं था, ठीक है। क्योंकि एक कम्युनिटी थी अंत्याजा कम्युनिटी, उनके अकॉर्डिंग, ब्राह्मण के अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो है वर्ण सिस्टम में नहीं काउंट किए थे, उन्होंने सिस्टम से अलग कर दिए थे, ठीक है। लेकिन ये बेसिक सोशल ऑपरेशन से जो है अलग कर दिए हो, लेकिन इकोनॉमिक जो सिस्टम था उससे इन्हें अलग नहीं किया, इकोनॉमिक सिस्टम में इंक्लूडेड थे। तो मतलब इतना भी रिजिड नहीं था पहले का कास्ट सिस्टम, हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि इतना भी जो है रिजिड नहीं था कास्ट सिस्टम, पर हाँ था। अब इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर। इब्न बतूता जो है दिल्ली में आया था 14th सेंचुरी में, ठीक है। और वो जो है उसने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल कर रखा था, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो इब्न बतूता ने जो है बेसिकली वो रहा था इंडिया में एज अ जज, एज अ काजी, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के कोर्ट में, ठीक है। तो उसने जो है इंडिया में रहा था, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है बोल सकता था, उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है। तो उसने वो इंडिया की बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे अकाउंट्स के बारे में भी बहुत फैमिलियर था वो, ठीक है। तो बेसिकली इब्न बतूता ने उन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है जो उसे अनफैमिलियर थी, मतलब जो उसने कभी चीजें देखी नहीं थी ना, तो उसने उन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया है अपनी बुक में, ठीक है। उस अपनी बुक को ज्यादा ही वो दिखाने के लिए, थोड़ा हाई फाई दिखाने के लिए अपनी बुक को, ठीक है। तो जैसे कि हमें एग्जाम्पल मिलता है कोकोनट और पान। कोकोनट और पान उसे पहले पता नहीं थे क्या थे, ठीक है, लेकिन जब इंडिया आया उसने कोकोनट और पान देखा तो उसने इस चीज को ज्यादा ही हाईलाइट किया अपनी बुक में, क्योंकि वो उसे अनफैमिलियर थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता और इंडियन सिटीज के बारे में। अब इब्न बतूता और इंडियन सिटीज जो है, इब्न बतूता ने देखा कि जो सिटीज है वो फुल ऑफ स्किल्स, फुल ऑफ जो है रिसोर्सेज और फुल ऑफ टैलेंट जो है सिटीज में भरे हुए हैं, ठीक है। और कुछ सिटीज तो ऐसी होती थी जो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती थी, प्रॉस्पेरस होती थी, ठीक है। पर लेकिन जैसे उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि दौलताबाद,
जो कि महाराष्ट्र में है, दिल्ली को उसने ज़्यादा हाईलाइट किया है। ठीक है, फिर उसने बाजार के बारे में बताया है। उसने बताया कि जो पहले जो इंडिया में जो बाजार थे वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं थे, मतलब सिर्फ खरीदारी करने के लिए ही नहीं थे, बल्कि सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती थी। ठीक है, तो उसने बताया बहुत सारे बाजार के पास तो बहुत सारे बाजार में तो मॉस्क्यूज और टेम्पल्स भी थे। ठीक है, अब उसने फिर ये भी बताया कि वहाँ पे पहले से ही स्पेस मार्क हुआ था, हुआ करता था, जहाँ पे डांसर्स, म्यूजिक और सिंगर्स जो हैं गाना गाया करते थे, नाचा करते थे। ठीक है, फिर उसने प्रॉस्पेरिटी भी बताई टाउन्स की। ठीक है, फिर उसने जो है वहाँ के वेल्थ के बारे में बताया। इब्न बतूता ने इंडियन कल्चर को बहुत प्रोडक्टिव बताया, और उसने बताया कि पहले जो किसान लोग हुआ करते थे वो एक ही ईयर में दो क्रॉप एक ही जो है साल में वो उगा लिया करते थे। ठीक है, फिर उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। उसने आर्टिशियंस के बारे में बताया, मर्चेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसने वहाँ के इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में बताया। हाँ, जैसे कि साटिन का कपड़ा और फाइन, उसने बहुत सारी वेराइटीज़ की मुस्लिम के बारे में बताया। उसने बताया वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे और सिर्फ नोबल और रिच ही उन्हें पहना करते थे। ठीक है, अब उसने जो है इंडिया के पोस्टल सिस्टम की बहुत अच्छाई की है। उसे लगता था कि इंडिया का जो पोस्टल सिस्टम है जो है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, उसने जब पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी देखी तो वो एकदम सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो जो है बहुत कम टाइम के अंदर इवन गुड्स वगैरह जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया करते थे। ठीक है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन या फिर रेमिटेंसेस से नहीं पहुंचाया करते थे, बल्कि बहुत सारी चीज़ें लाइक गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच कर दिया करते थे, और वो भी बहुत कम वक्त में। तो उसे इंडिया के पोस्टल सिस्टम बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इब्न बतूता ने जो है इब्न बतूता ने उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया जो कि उसे एक्साइटिंग लगी या फिर जो भी उसे इम्प्रेसिव लगी। ठीक है, अब फ्रैंकोइस बर्नियर जो था वो एक जो है अलग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने हमेशा चीज़ों को कंपेयर ही किया। जो भी उसने इंडिया में देखा वो उसने हमेशा फ्रांस या फिर यूरोप के साथ उसने कंपेयर किया। ठीक है, और उसने उन चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा लिखा जो चीज़ों से डिप्रेसिंग लगती थी, जो चीज़ों से गलत लगती थी। ठीक है, जो बर्नियर है बर्नियर ने मुगल एम्पायर में ट्रैवल किया था। ठीक है, फिर उसने ये भी बताया कि उसने थोड़ी थोड़ी मुगल्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। उसने मुगल इंडिया को हमेशा यूरोप के साथ कंपेयर किया। ठीक है, उसने हमेशा यूरोप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश की। ठीक है, उसने देखा, उसने ये बताया कि जो भी इंडिया में कंडीशन है ना वो यूरोप में उल्टी है। मीन्स यूरोप जो है वो ज़्यादा अच्छा है और इंडिया जो है उसका पूरा अपोजिट है। ठीक है, और उसने जो है डिफरेंसेस को हायरार्किकली बताया। ठीक है, अरेंज करके बताया हर एक जो भी उसने डिफरेंसेस देखे। बर्नियर के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा जो डिफरेंस था मुगल इंडिया और यूरोप के बीच में वो ये था कि क्राउन ओनरशिप थी मुगल इंडिया में और यूरोप में क्राउन ओनरशिप नहीं थी। अब क्राउन ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि राजा ही जो है सारी लैंड का हकदार होता है। जब राजा चाहेगा किसी से भी लैंड छीन सकता है, जब राजा चाहेगा किसी को भी लैंड दे सकता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग लैंड मीन्स उस टाइम उसके अकॉर्डिंग मुगल इंडिया में लैंड जो है पीजेंट्स की, लैंडलॉर्ड्स की खुद की नहीं हुआ करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हुआ करती थी, एम्परर की हुआ करती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस उसने बताया बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, उसने बताया कि जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो अपनी जो उन्हें जमीन मिली हुआ करती थी वो अपने उसे चिल्ड्रंस को पास नहीं कर पाते थे। ठीक है, वहाँ पे कोई भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। उसके अकॉर्डिंग जो भी लैंड हुआ करती थी वो सब अपने पास रखता था और अपने नोवेल्स में जो है जो रिच लोग होते हैं उनमें बांट दिया करता था। ठीक है, उसने बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन था, लोग बहुत अत्याचार किया जाता था पीजेंट्स के साथ में। ठीक है, वहाँ पे उसने बताया कि वहाँ पे सिर्फ दो ही जो है या तो लोग रिच ही थे या फिर एकदम पुअर ही थे, बीच में कोई भी नहीं था। जैसे अब हम बोल देते हैं मिडिल क्लास, वहाँ पे ऐसे मिडिल में कोई भी नहीं था। ठीक है,
उसने बताया, फिर उसने मुगल एम्पायर को बताया, मुगल एम्परर को बताया कि वो एक राजा है बेगर्स का और बारबेरियंस का। बारबेरियंस जो आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है। उसने बताया कि वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, वहाँ पे इल एयर, बहुत खराब हवा, और पूरी जो जितने भी मैदान है वो झाड़ियों से भरे हुए हैं, वहाँ महामारी थी, है ना। और उसने उसका सिर्फ एक ही जो है कॉज बताया, वो था क्राउन ओनरशिप लैंड की, ठीक है। पर लेकिन एक सरप्राइजिंगली बात ये है कि जो भी मुगल ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जो अबुल फाजल ने लिखे हैं 16th सेंचुरी में, या आप चैप्टर 7 में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसने बताया कि ऐसी ना तो कोई लैंड राजा रेंट पे दिया करता था, मीन जैसे उसने बताया जैसे बर्नियर ने बताया कि लैंड की जो थी क्राउन ओनरशिप थी, पर लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है मुगल का जो ये बताता हो कि वहाँ पे क्राउन ओनरशिप थी लैंड की, है ना। हाँ, वो लोग टैक्स जरूर लिया करते थे, लेकिन वो टैक्स जो है क्रॉप टैक्स लिया करते थे, ठीक है। मीन्स वो टैक्स एक तो प्रोटेक्शन जो राजा देता था उसका लिया करते थे और क्रॉप का लिया करते थे, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं था कि लैंड जो है राजा रेंट पे दिया करता था पीजेंट्स को। मीन्स ये हमें मुगल डॉक्यूमेंट से पता चलता है। अब इसी चीज को देख के, क्राउन ओनरशिप को देख के बहुत सारे जो है पहले के लोग थे, फिलोसफर थे, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए। जैसे कि फिलोसफर जो है एक मॉन्टेस्क्यू एक फिलोसफर है, उन्होंने जो है अपना व्यू दिया इस क्राउन ओनरशिप के बारे में। उन्होंने बताया, बेसिकली उन्होंने बोला कि उन्होंने जो है एशिया के किंग को, मीन्स मुगल एम्पायर में जो भी किंग था उस टाइम पे, उसे क्या बताया, ब्रूचुअल रूलर बताया। ब्रूचुअल रूलर मतलब जो बहुत अत्याचारी होता है, ठीक है। उसने बोला कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होना, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। उसने इस चीज पे बहुत आर्ग्यू किया कि किसी के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कि रिच तो इतने आराम से रह रहे हैं, और जो बेचारे जो फार्मर्स हैं या फिर जितने भी पुअर लोग हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने भी जो है बताया, कार्ल मार्क्स ने एक चीज बताई कि वहाँ पे सरप्लस क्रॉप, जो लोग सरप्लस जो क्रॉप दिया करते थे, वो अपनी ऑटोनॉमी जो है मेंटेन करा करते थे। मीन्स वो ऑटोनॉमस हुआ करते थे, ठीक है। उन्हें ऑटोनॉमस विलेज कम्युनिटीज बोला जाता था। बस किंग को बस क्या होता था कि बस उन सरप्लस क्रॉप को लेना है और उनकी ऑटोनॉमी बने रहने देना था, ठीक है। मीन्स वो अपने खुद के ही अपनी ही मर्जी से करा करते थे, उन पे राजा का कोई भी जो है डोमिनेशन नहीं था, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स ने बताया है। 16 और 17 सेंचुरी के दौरान में क्या हुआ कि उसने बताया कि वहाँ पे कोई भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन जो था उसके बारे में बताया। उसने बताया कि बेसिकली हमें चैप्टर 8 में ये चीज अच्छे से पता चलेगी कि पहले ऐसा नहीं था कि जो है वहाँ पे कि कोई बीच मीन्स कोई मिडिल क्लास का नहीं था, कि जमींदार जो हुआ करते थे वो भी बहुत सुपीरियर राइट जो हुआ उनके लैंड के ऊपर हुआ करते थे। तो आप इस चैप्टर 7 में भी पढ़ोगे वैसे तो, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि हाँ, मीन्स रिच तो हुआ करते थे, रिच और जो है एकदम पुअर, और बीच में भी हुआ करते थे, वो होते थे बिग जमींदार, दैट इज बिग पीजेंट्स, ठीक है। तो ये जो चीज थी ये बर्नियर की थोड़ी फिट नहीं बैठी। अब बर्नियर ने जो है और उसने हमेशा जो है मुगल स्टेट को हमेशा एक ऑपरेसिव ही बताया, हमेशा उसने, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे बहुत बुरा अत्याचार किया जाता था, ना कि सिर्फ पीजेंट्स के साथ ही बल्कि आर्टिशियंस के साथ भी। आर्टिशियंस को कभी भी इंसेंटिव नहीं दिया करते थे, इस वजह से उनकी कभी क्वालिटी इम्प्रूव ही नहीं हो पाया करती थी। आर्टिशियंस इतनी मेहनत करा करते थे, लेकिन जब भी बात आती थी प्रॉफिट शेयर करने की, जब तो वो राजा हमेशा तैयार रहता था, लेकिन जब भी उन्हें कुछ इंसेंटिव देना हो, कुछ भी पैसे देने हो, तो कभी भी राजा आगे नहीं आता था उन्हें देने के लिए। उनकी बहुत बदतर से बदतर हालत थी, ठीक है। तो अब उसने ये भी बताया कि उस टाइम पे जो बहुत सारे मेटल्स जो हुआ करते थे, वो वर्ल्ड के प्रीशियस मेटल्स वो इंडिया में आए, उनमें से एक सिल्वर भी था, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड।
कि एक्सचेंज में जो है एक्सपोर्ट हुए थे वो जितने भी मीन्स हमारी जो कंट्री में इंडिया में पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जो है मैटर्स इम्पोर्टेंट वो दूसरी कंट्री भेजे गए, उसके बदले हमें क्या मिला, गोल्ड और सिल्वर। और उस टाइम पे सिल्वर की हमारे पास बहुत कमी भी थी, तो सिल्वर बहुत अच्छा साबित हुआ मुगल एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया कि मर्चेंट कम्युनिटी बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, वो बहुत अच्छे जो है प्रिविलेजेस उसे मिल रहे थे, बहुत अच्छे से मर्चेंट कम्युनिटी को प्रॉफिट मिल रहा था। और मर्चेंट जो कम्युनिटी थी वो लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज में पार्टिसिपेंट भी थी। ठीक है, फिर उसने बताया कि 15% लोग जो थे टाउन्स में रहा करते थे, और फिर उसने सिचुएशन यूरोप से कंपेयर भी की। उसने बताया कि वहाँ पे इम्पेरियल कैंप हुआ करते थे। इम्पेरियल कैंप का मतलब क्या हुआ करता था कि वो जो टाउन्स है ना, उनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए भी किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, राजा के ऊपर। ठीक है, तो उसने ये बताई, ये चीज जो है उसने बताई, और उसने बताया कि लैंड ओनरशिप का उसने क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, उठाया था। ठीक है, तो उसने अब बहुत सारे टाउन्स के काइंड भी बताए, जैसे कि उसने बताया पोर्ट टाउन, ट्रेडिंग टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, उसने ये भी बताया। ठीक है, अब उसने मर्चेंट्स के बारे में बताया कि मर्चेंट कम्युनिटीज जो है बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस जो है ले रही थी, बहुत प्रॉफिट उसे मिल रहा था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। और मतलब पहले आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा कि बेसिकली जाति जो हुआ करती थी ना, वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जाति कहा जाता है। ठीक है, तो अब मर्चेंट की ना खुद की एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी, मीन्स खुद की मर्चेंट की जो ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी थी, जिसमें एक ही कास्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करा करते थे, एक ही ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हुआ करते थे। ठीक है, और वेस्टर्न इंडिया में फिर उसने बताया इन ग्रुप्स को बोला गया महाजन, और फिर उसने अलग अलग जगहों में बताया कि अलग अलग जगहों पे ऐसी ऐसी कम्युनिटी मीन्स मर्चेंट कम्युनिटी को क्या क्या कहा गया है। फिर उसने बताया कि कुछ और ग्रुप्स भी थे, अर्बन ग्रुप्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे, जैसे कि फिजिशियंस, लॉयर्स और म्यूजिशियंस, कैलीग्राफर्स। ठीक है, तो इनकी भी सही इम्पोर्टेंस थी। अब हम पढ़ेंगे वीमेन, स्लेव, सती एंड लेबर्स। तो पहले से हमें पता है वीमेन की बिल्कुल भी अच्छी जो है कंडीशन नहीं रही है। ठीक है, तो एक स्लेव का कंसेप्ट भी निकल के आता है। स्लेव का कंसेप्ट मीन्स पहले हमें पता है कि पहले स्लेव्स हुआ करते थे जो कि बेचा करते थे स्लेव्स को। ठीक है, तो ऐसी इब्न बतूता की स्टोरी से पता चलता है कि जब इब्न बतूता इंडिया में आया था तो उसने स्लेव्स दिए थे, है ना, वो स्लेव उसने गिफ्ट किए थे सुल्तान मोहम्मद को। ठीक है, तो इससे बहुत खुश हुआ था सुल्तान मोहम्मद। और फिर ये भी बताया गया है कि पहले की विमेन की कंडीशन भी बताई गई है। अब वो हम सबको पता है कि पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ जला दिया करते थे। तो कुछ तो लेडीज तो इसे अच्छा मानती थी, वो सोचती थी कि इसमें हमारी भलाई है, और कुछ को फोर्स करके जो है डाल दिया करते थे आग में, आप सबको पता है। ठीक है, अब जो लेबर जो थे वो बहुत क्रूशियल थे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों प्रोडक्शन में, तो इस वजह से स्लेव्स की क्या हुआ करती थी, एक्सचेंजिंग हुआ करती थी पहले। पर लेकिन कुछ वीमेंस की हालत इतनी बदतर भी नहीं थी। कुछ वीमेंस जो मर्चेंट फैमिली से जो बिलोंग करती थी उनमें अच्छा खासा, उनकी तो फिर भी ठीक थी, लाइवलीहुड जो उनका था वो फिर भी ठीक था, क्योंकि वो क्या करा कर, वो आप ये चैप्टर 7 में देखोगे, जो मर्चेंट फैमिलीज की जो वीमेंस हुआ करती थी उन्हें अच्छी खासी फिर भी प्रिविलेजेस मिल जाया करते थे। ठीक है, और उनके पास अपना खुद का प्राइवेट स्पेस भी हुआ करता था अपने घर में। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 5। अब मैं आपको चैप्टर 6 जो है अब अपलोड करूंगी कुछ दिनों बाद, तो आप देख लीजिए करना। और प्लीज़ गाइज आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही बने रहिए। और बेल जो आपको अगर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। थैंक यू। अब मैं रिवीजन पार्ट भी लेकर आऊँगी।